नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में माध्यमिक शिक्षा के लिए जो विभिन्न नियामक निकाय हैं उनकी भूमिका की। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में शिक्षा प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक और तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तक विभिन्न आयामों में बंटी है। बहुत विशद व्यवस्था है, इसलिए इसके प्रत्येक पक्ष पर ध्यान देने के लिए, उसके समन्वयन, उसके उत्तरोत्तर प्रगति के लिए, उसमें निरंतर सुधार लाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। माध्यमिक शिक्षा जो कि उच्च शिक्षा का आधार है, माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद ही विद्यार्थी उच्च शिक्षा में जाता है, इसलिए इस पर ध्यान देने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शिक्षा के विविध अन्य आयामों पर। इसलिए भारत में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो माध्यमिक शिक्षा के लिए नियामक निकाय के रूप में, कई बार सलाहकार निकाय के रूप में, कई बार पाठ्यचर्या निर्माण के लिए, कई बार परीक्षाओं के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाती रहती हैं। हमें इन सब पर एक दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि भारत में माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 9 से 12 तक की जो शिक्षा है वह मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता राज्य के विद्यालय शिक्षा विभाग देते हैं, लेकिन प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय किसी न किसी बोर्ड या परिषद से संबद्ध होता है जो कक्षा 10 या कक्षा 12 के अंत में सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करता है। परंतु भारत में शिक्षा कैसी होगी, इसके लिए जो सर्वोच्च संस्था है वह केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल है। ये शिक्षा में भारत सरकार को सलाह देने का सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय माना जाता है। इसकी स्थापना तो 1921 में की गई, बाद में इसको भंग भी कर दिया गया, लेकिन जब हर्टॉग कमेटी की रिपोर्ट आई 1935 में तो फिर से इसे पुनर्जीवित किया गया और तब से ये निरंतर अस्तित्व में है। विविध सरकारें समय समय पर इसका पुनर्गठन करती रहती हैं। इस मंडल के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला, किसी भी शिक्षा संबंधी प्रश्न पर, चाहे वो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इसके सामने उठाया जाए, उस पर परामर्श देना, और साथ ही भारत सरकार के शैक्षिक विकास संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं और परामर्शों को एकत्र करना, उनकी जांच करना और अपनी सिफारिशों के साथ इसको पुनः भारत सरकार और राज्य सरकारों को प्रस्तुत करना। एक तरह से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के बीच शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में समन्वय की भूमिका निभाती है। कई बार ऐसा होता है जब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल किसी समिति या किसी आयोग की रिपोर्ट पर चिंतन करता है, उस पर दृष्टि डालने के लिए पुनः कई बार समितियों का गठन करता है। वे समितियां अपनी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत करती हैं और ये अपनी अनुशंसाएं केंद्र और राज्य सरकारों को देता है। इसका कारण ये है कि इसके गठन में केंद्रीय सरकार का शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार सभी के प्रतिनिधि होते हैं। साथ ही विद्यालय शिक्षा के प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि, माध्यमिक शिक्षा के प्रतिनिधि। तो एक बड़ा सलाहकार मंडल है जो शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक बात पर चिंता व्यक्त करता है, उस पर अपनी अनुशंसाएं देता है और वे अनुशंसाएं केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर मानती हैं। मूलतः ये सलाहकार मंडल अपनी 4 स्थायी समितियों के साथ काम करता है। पहली स्थायी समिति प्राथमिक या बेसिक शिक्षा समिति है, दूसरी सामाजिक शिक्षा समिति है, तीसरी माध्यमिक शिक्षा समिति है और चौथी उच्च शिक्षा समिति है। यद्यपि 1921 से निरंतर काम कर रहा है, बीच बीच में इस पर रोक लग जाती है, कई बार इसका पुनर्गठन समय पर नहीं हो पाता। उसके बावजूद जब 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई, तब वहां केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल को शिक्षा के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का दायित्व सौंपा गया और उसके बाद से निरंतर यह सलाहकार मंडल सतत अपना कार्य कर रहा है। भारत में दूसरी बड़ी संस्था जो देश में
प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा कैसी होगी। चूंकि आज हम माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा कैसी होगी, वहाँ पाठ्यक्रम कैसे होगा, वहाँ पाठ्यचर्या क्या होगी, वहाँ शिक्षण अधिगम प्रविधियाँ क्या होंगी, वहाँ की पाठ्यपुस्तकें कैसे होंगी। इन सब पर सलाह देने के लिए और इनमें एकरूपता लाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, अपनी बड़ी भूमिका निभाती है। NCERT की स्थापना 1961 में विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई। ये एक स्वायत्त संगठन है और ये विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के लिए एक संसाधन केंद्र का काम भी करता है। यह विद्यालयी शिक्षा से जुड़ी समस्त समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, शैक्षिक नवाचारों पर अनुसंधान करता है, उनके विकास और प्रसार से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। विद्यालयी स्तर पर मॉडल पाठ्यपुस्तकें बनाना, हस्तपुस्तिकाएं बनाना, पूरक पाठक के लिए विषय वस्तु तैयार करना, यह सब NCERT का काम है। साथ साथ NCERT के क्षेत्रीय संस्थान हैं, कुछ क्षेत्रीय कॉलेज हैं जिन्हें पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहा जाता था, अभी वह रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIEs हैं। उनके मदद से यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयोग करता है। वहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं और उन प्रयोगों से जो परिणाम निकलते हैं वे परिणाम देश भर में लागू करने की अनुशंसाएं NCERT करती है। इसलिए स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए ये हम कह सकते हैं कि NCERT शिक्षा की लगभग सभी शाखाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देती है, उनमें समन्वय करती है, शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवारत शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करती है, संबंधित शिक्षकों के लिए कई बार हैंडबुक तैयार करती है, उनको प्रकाशित करती है। तो इस तरह से जो शैक्षिक संचालन है विद्यालयी शिक्षा का, उसमें NCERT की बड़ी भूमिका है। साथ ही वह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान में छात्रवृत्ति के लिए प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करती है, उसके लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। शिक्षा मंत्रालय समय समय पर उसको जो भी कार्य सौंपता है, जैसे पहले MHRD कहा जाता था, वह उन कार्यों को पूरा करती है और शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग करती है। कई बार विशेष अध्ययन किए जाते हैं। नेशनल असेसमेंट सर्वे, जो राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण सर्वेक्षण है, वह भी अभी NCERT द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार NCERT विद्यालयी शिक्षा के लगभग प्रत्येक आयाम पर अपना काम करती है। NCERT की तर्ज पर ही राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCERTs की स्थापना की गई। लगभग सभी राज्यों में SCERT हैं। ये पहले राज्य शिक्षा संस्थान होते थे, उनको उन्नत करके 1979 में इनको SCERT के तौर पर रखा गया। लगभग ये NCERT की तर्ज पर काम करते हैं। राज्य में शिक्षा का स्तर क्या होगा, इसकी स्थापना इसको ध्यान में रखकर की गई है। कारण यह है कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य को भी अपने राज्य की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में बदलाव लाने में, उसमें समयानुकूल परिवर्तन करने में, उनमें अनुकूलता लाने में, उनमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विषय वस्तु को जोड़ने घटाने में, इस सब की छूट राज्यों को है। इसलिए SCERT स्कूली शिक्षा में परिवर्तन के लिए एक स्थानीय एजेंट के रूप में कार्य करती है। माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम को विकसित करती है, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करती है और शिक्षक सामग्री का उत्पादन भी SCERT वैसे ही करती है जैसे केंद्रीय स्तर पर NCERT करती है। आजकल तकनीकी का जमाना है, हर जगह शिक्षा में तकनीकी का बेहतर प्रयोग हो, इस पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और भारत में शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। हम प्रारंभ से ही विद्यालयी शिक्षा में तकनीकी के विभिन्न अनुप्रयोगों पर काम करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर 1984 में NCERT में एक स्थापना की गई केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो NCERT के एक अभिन्न अंग के रूप में काम करता है, लेकिन ये एक स्वायत्त संस्था के तौर पर भी काम करता है जो शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में चलती है और ये विद्यालयी स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रदान करने और उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करता है। विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में विस्तार और सुधार के लिए मास मीडिया, जो जनसंचार के माध्यम हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना, जिसके तहत 12-24 घंटे के एक कक्षा एक चैनल के नाम से टेलीविजन चैनल चलाए जा रहे हैं, उन 12 चैनलों का संचालन भी CIET से होता है। यदि आप CIET के लक्ष्यों पर देखेंगे तो CIET के लक्ष्यों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यह संदर्भ एवं अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के माध्यम से अर्जित विद्यालय शिक्षा मीडिया सॉफ्टवेयर के लिए एक नोडल संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा।
ये अभिभावकों सहित बच्चों और शिक्षकों के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने, अनुसंधान करने और उनमें निर्माण करने में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा। उपयुक्त प्रौद्योगिकी की अवसारिता के माध्यम से अध्यापक शिक्षा में योगदान देगा। विद्यालय शिक्षा में गुणकारी सुधार की भूमिकाओं के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों की अभिक्षमताओं का निर्माण करेगा, उनको प्रोत्साहन देगा और शैक्षिक नीति निर्माताओं को जो भी आवश्यक सूचनाएं चाहिए वे सूचनाएं प्रदान करेगा और भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की नीति जो काम कर रही है उसका समालोचनात्मक मूल्यांकन समय समय पर CIT करेगी। तो ऐसे CIT के कुछ प्रमुख कार्य सुझाए गए हैं। एक और संस्था जो बड़े स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर काम करती है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन। यद्यपि हम एक अलग सत्र में इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, फिर भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संगठन की स्थापना नवंबर 1989 में, जो 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई थी, उसके अनुसरण करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई। पहले इसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के नाम से जाना जाता था। ये माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सामान्य और अकादमिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के साथ साथ कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जीवन संवर्धन के पाठ्यक्रम और सामुदायिक उन्मुख पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत करता है। इसका लक्ष्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रासंगिक, सतत और समग्र शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान करना और समानता और सामाजिक न्याय के लिए प्राथमिकता वाले लक्षित समूहों तक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। ये भारत में और विदेशों में अपने विभागों, क्षेत्रीय केंद्रों और मान्यता प्राप्त संस्थानों अर्थात अध्ययन केंद्रों के माध्यम के एक नेटवर्क से पूरी तरह काम करता है। कुछ ऐसे विद्यालय भी स्थापित किए गए केंद्र सरकार द्वारा जो बाद में अन्य विद्यालयों के लिए एक प्रेरक संस्थान के रूप में विकसित हुए, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन। 1963 में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है और भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, लगभग 1248 केंद्रीय विद्यालय इस समय देश में काम करते हैं। कुछ इसमें से अन्य देशों के जो काउंसलेट्स हैं या जो हमारे हाई कमीशंस हैं वहाँ भी चलते हैं। सामान्यतः अधिकांश विद्यालय भारत में चलते हैं। कुल लगभग 1248 विद्यालय अभी संचालित हो रहे हैं। इनके कामकाज को देखता है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। पदेन अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन का भारत का शिक्षा मंत्री होता है, लेकिन जो कार्यशक्ति है, जो कार्यकारी शक्तियां हैं, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त के पास रहती हैं। ये उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और मूल्यों को पोषित करता है। अपने छात्रों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता को पोषण करने में इसका विश्वास है। इसके प्रमुख 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एक तो रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों सहित केंद्र सरकार में जो स्थानांतरणीय कर्मचारी हैं, जिनका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान करना और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। विद्यालय शिक्षा को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे CBSE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे NCERT व अन्य शैक्षिक निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोगात्मकता और नवाचारों को प्रारंभ करना और उन्हें बढ़ाना, और साथ ही बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना विकसित करना। भारत सरकार में ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनके कर्मचारियों का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। वे कई बार ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं जो बहुत अविकसित क्षेत्र होते हैं, जो दूरवर्ती क्षेत्र होते हैं, जहाँ अच्छे विद्यालयों के अभाव होता है। तो ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन इनको स्थापित करना, इनकी वित्तीय सहायता देना, इन पर नियंत्रण और रखरखाव करना, ये सारे काम करता है और इनको भी सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो इन विद्यालयों के संचालन के लिए आवश्यक हैं। केंद्रीय विद्यालय के समान ही एक और योजना जो बहुत लोकप्रिय योजना है, जिसको हम नवोदय विद्यालय योजना कहते हैं। नवोदय विद्यालय योजना की देखभाल के लिए नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई है, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। और ये 1986 की जो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति थी, उसमें परिकल्पना की गई कि कुछ पेस सेटिंग स्कूल्स स्थापित किए जाएं, कुछ ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नवीन पद्धतियों और प्रयोगों पर ध्यान दिया जाए और उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि वो और विद्यालयों के लिए एक गति निर्धारक विद्यालयों का काम करें। तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए 1985-86 में प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लक्ष्य के साथ ये योजना प्रारंभ की गई। और यदि आप इसके उद्देश्यों को देखेंगे तो ये बताता है कि समानता और सामाजिक न्याय के साथ साथ उत्कृष्टता के उद्देश्यों को पूरा करना नवोदय विद्यालय समिति का एक उद्देश्य है। देश के विभिन्न भागों के बच्चों को साथ रहने, सीखने के अवसर प्रदान करने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना,
उनकी क्षमता का पूर्ण रूपेण विकास करना और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरणादायक वातावरण परिवेश निर्मित करना, यह नवोदय विद्यालय समिति के कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन ये पुणे, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, शिलांग, लखनऊ और पटना में अपने क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से, क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालयों के शैक्षिक, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का अनुवीक्षण अर्थात मॉनिटरिंग करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ संस्थाएं हैं, जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन 1962 में किया गया और भारत में केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित एक ऐसा शिक्षा बोर्ड है जो विभिन्न सार्वजनिक और निजी स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित और उनकी परीक्षाओं का आयोजन करता है। मूलतः इसका कार्य 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित कराना है। इसकी संबद्धता शिक्षाविदों और परीक्षा संबंधी गतिविधियों से संबंधित कार्यों को ये करता है। वर्तमान में भारत में लगभग 26,000 से अधिक विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें विदेशों में लगभग 228 विद्यालय चलते हैं। कुल संख्या निरंतर बदलती रहती है, लेकिन आज के समय में ये संख्या लगभग 26,500 के आसपास है। CBSE मुख्यालय नई दिल्ली में है, परंतु फिर भी इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो इसके कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करते हैं। और जो ताजे आंकड़े हैं वो बताते हैं कि CBSE में कुल 26,425 विद्यालय जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 9,56,499 शिक्षक शिक्षण कर रहे हैं और लगभग 2,26,75,068 विद्यार्थी वर्तमान में CBSE के विद्यालयों में पंजीकृत हैं। इसका मूल उद्देश्य अपने संबद्ध विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। छात्र केंद्रित प्रतिमानों, शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार, मूल्यांकन प्रथाओं में सुधार, कौशल सीखने का मूल्यांकन कैसे होगा, इन सब पर CBSE सतत काम करता है और इस पर अपना प्रमुख ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्य जोर शिक्षार्थी के समग्र विकास के लिए व्यापक मूल्यांकन करना है। ऐसी ही एक और संस्था है जिसको काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE कहते हैं। यद्यपि ये सरकारी संस्था नहीं है, एक निजी बोर्ड है। इसकी स्थापना 1958 में की गई और यह भी उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से छात्रों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। CISCE 3 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE जो कक्षा 10 के समकक्ष है, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ISC जो कक्षा 12 के समकक्ष है, और सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन CVE वो भी कक्षा 12 के समकक्ष है। CISCE से संबंधित सभी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के हैं और वर्तमान में भारत में लगभग 2100 से अधिक विद्यालय इस संस्था से संबद्ध होकर संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश के लगभग प्रत्येक राज्य में अपने बोर्ड हैं, अपनी परिषदें हैं। चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, अभी दिल्ली में नई स्थापित हुई शिक्षा बोर्ड है, मध्य प्रदेश का अपना शिक्षा बोर्ड है, बिहार का अपना शिक्षा बोर्ड है, लगभग प्रत्येक राज्य का, राजस्थान का अपना शिक्षा बोर्ड है, केरल का अपना शिक्षा बोर्ड है। तो प्रत्येक राज्य में भी राज्य बोर्ड होते हैं जो माध्यमिक शिक्षाओं के नियामक संस्थाओं की तरह काम करते हैं। वे भी राज्य स्तर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में व्यापक सुधार लाने के लिए और परीक्षाएं आयोजित करने का काम करते हैं। जितने भी राज्य बोर्ड हैं उनके मुख्य कार्यों में पाठ्यक्रम की घोषणा करना, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का संचालन करना, परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करना, बोर्ड की परीक्षा जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण करते हैं उनको प्रमाण पत्र प्रदान करना, विद्यालयों को संबद्धता या मान्यता प्रदान करना और शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करना, ये सारे काम शिक्षा के राज्य बोर्ड भी करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर भी देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल से प्रारंभ होकर राज्य बोर्डों तक एक लंबी सूची है जो अलग अलग आयामों पर और कई बार समन्वित रूप से काम करते हैं। जैसे NCERT और CAB जैसी संस्थाएं सलाहकारी भूमिका निभाती हैं। NCERT SCERT पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्य सामग्री का निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण का काम करती है। CBSE, ICSE या राज्य बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन का काम करते हैं। NIOS भी एक बोर्ड है जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा से परीक्षाओं के आयोजन का काम करता है। और ये केवल परीक्षाएं आयोजित नहीं करते, कई बार ये शिक्षण किस प्रकार होगा, पाठ्यपुस्तकें क्या होंगी, पाठ्य सामग्री कैसे बेहतर ढंग से पढ़ाई जा सकती है, इस पर भी अपनी राय देते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन के लिए देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं और भी बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं जिनकी खोज आपके द्वारा की जानी है, जिनके बारे में आपको और अध्ययन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये संक्षिप्त प्रयास आपको
माध्यमिक स्तर पर जो नियामक संस्थाएं देश में काम कर रही हैं उनकी भूमिका को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।